प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना बेहतर है या म्यूचुअल फंड्स में? लॉन्ग टर्म में क्या आपको प्रॉपर्टी बेहतर रिटर्न्स देगा या म्यूचुअल फंड्स? प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट में आपको बहुत सारे फायदे हैं, रेंटल इनकम, टैक्स बेनिफिट, अप्रिसिएशन इन प्रॉपर्टी। क्या इसके बावजूद म्यूचुअल फंड्स प्रॉपर्टीज या रियल एस्टेट से बेहतर इन्वेस्टमेंट है? ऐसे काफी सारे सवालों के जवाब और बहुत सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाला हूं, तो बने रहिए मेरे साथ आखिरी तक। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स हमारे इन्वेस्टमेंट में का सबसे फेवरेट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में से है, जबकि रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना काफी ज्यादा कैपिटल इंटेंसिव होता है। मतलब कि इसमें आपको काफी सारा पैसा लगता है शुरुआत में इन्वेस्ट करने के लिए। उसके बावजूद ये हमारी टॉप प्रायोरिटीज में से एक होता है जब भी हमें इन्वेस्टमेंट के ख्याल दिमाग में आता है। हम यहाँ कंपेयर करेंगे म्यूचुअल फंड्स और रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट को, और इस कंपैरिजन में हम काफी सारी चीजें डिटेल में देखेंगे। इस कंपैरिजन में कुछ मुख्य चीजें जिस पे आपने ध्यान देना चाहिए वो है कि हमने यहां पर कंपैरिजन के लिए कमर्शियल प्रॉपर्टी का इस्तेमाल नहीं किया है, ना ही कोई लैंड बाइंग इन्वेस्टमेंट को हम कंपेयर कर रहे हैं, ना ही आपके पहले घर को जिसमें आप रहते हैं उसको हम कंसिडर कर रहे हैं। हम यहां कंपेयर करेंगे आपने लिया हुआ दूसरा घर जहां आप नहीं रह रहे होंगे और जिसे आप रेंटल इनकम के लिए किराए से देंगे। ऐसी प्रॉपर्टी को हम कंसिडर कर रहे हैं यहाँ कंपैरिजन के लिए। तो ये चीजें इस कंपैरिजन में मुख्य है जो आपने नोट करनी चाहिए। हम यहाँ आपकी सेकंड रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी इसलिए कंसिडर कर रहे हैं क्योंकि वो हम एक इन्वेस्टमेंट की तरह करते हैं, ना कि रहने के लिए। जिस घर में आप रह रहे हैं वो आपका इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ, वो तो आप रहने के लिए इस्तेमाल करेंगे। इसलिए सेकंड प्रॉपर्टी जो आप इन्वेस्टमेंट ले लेते हैं उससे हम यहाँ कंपेयर करेंगे म्यूचुअल फंड से। इस वीडियो में हम मेनली कंपेयर करेंगे रियल एस्टेट और म्यूचुअल फंड्स के रिटर्न्स को, क्योंकि ये सबसे मुश्किल चीज होती है जब हम कंपेयर करते हैं रियल एस्टेट को, क्योंकि रियल एस्टेट के रिटर्न्स आसानी से अवेलेबल नहीं होते हैं और म्यूचुअल फंड्स के जो रिटर्न्स है वो आपको आसानी से कहीं पर मिल जाएंगे। बट रियल एस्टेट का एक्चुअल रिटर्न कंपेयर करना काफी डिटेल एनालिसिस लगता है, और वही एनालिसिस हमने इस वीडियो में किया है ताकि आपको एक क्लियर कट पिक्चर मिल सके कि इन्वेस्टमेंट में रियल एस्टेट बेटर है या म्यूचुअल फंड्स आपके लिए। शुरुआत करते हैं हम रियल एस्टेट के एक एग्जाम्पल के साथ, जहां पर हम ये कंसिडर करेंगे कि आप एक प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, एक रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी जिसकी कीमत है 50 लाख रुपए। और इसको खरीदते वक्त आपको कौन कौन से खर्चे आएंगे, आपको कौन कौन सी रकमें भरनी पड़ेंगी आपकी जेब से, वो हम पहले कंसिडर करेंगे। तो पहले रहेगा आपकी स्टैंप ड्यूटी जो आपको भरनी पड़ेगी आपकी प्रॉपर्टी की एग्रीमेंट प्राइस पे। अलग अलग स्टेट्स में स्टैंप ड्यूटी अलग अलग होती है, बट एवरेज हम यहां पकड़ के चल रहे हैं 5%, जो कि 5% से 7% के बीच हो सकती है। तो आपको लगेगा 5% ऑफ स्टैंप ड्यूटी। आपकी प्रॉपर्टी एग्रीमेंट प्राइस है 50 लाख, उस पर 2.5 लाख रुपए आपको स्टैंप ड्यूटी लगेगी। दूसरी प्राइस जो आपको पे करनी पड़ेगी वो है रजिस्ट्रेशन चार्जेस, जो कि नॉर्मली 1% ऑफ एग्रीमेंट वैल्यू होती है। तो वो रहेगा आपका 50,000 का इन्वेस्टमेंट रजिस्ट्रेशन चार्जेस के लिए। आपको जीएसटी भी लगेगा 5% आपके अंडर कंस्ट्रक्शन यूनिट पे, वो होगा 2.5 लाख रुपए। ये सारे खर्चे पकड़ के आपको साथ में देना होगा डाउन पेमेंट अमाउंट, जो कि आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू के 20% रहेगा मिनिमम। सो वो होगा 10 लाख रुपए। तो इन खर्चों को अगर हम पकड़ते हैं तो टोटल आपको आपकी जेब से जो 50 लाख की प्रॉपर्टी खरीदने के लिए देने पड़ेंगे वो होंगे 15,50,000 रुपए, जिसमें आपकी स्टैंप ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन चार्जेस, जीएसटी और डाउन पेमेंट शामिल है। अब बात करते हैं लोन अमाउंट की। हम यहां मान के चल रहे हैं कि 50 लाख की प्रॉपर्टी खरीदने के लिए आपने 10 लाख रुपए का डाउन पेमेंट किया है अपनी जेब से, और आपने लोन लिया है 40 लाख रुपए का 20 साल के टर्म के लिए। और इस लोन पे आपको ईएमआई आएगा अप्रोक्सीमेटली 38,765 रुपीज। इस ईएमआई को आप 20 साल तक हर महीने के इंस्टॉलमेंट में भरेंगे। तो टोटल रकम आप ईएमआई के रूप में जो बैंक को देंगे वो होगी 93,03,600 रुपए। तो ये भी आपका खर्चा होगा 20 साल के टर्म में। आइए अब इन दोनों खर्चों को हम जोड़ते हैं जो आपने एक साथ लमसम दिया था 15,50,000 रुपए, जिसमें आपका डाउन पेमेंट और रजिस्ट्रेशन चार्जेस, स्टैंप ड्यूटी, बाकी सब चीजें शामिल है। और ईएमआई के रूप में आपने 20 साल में पे किया है 93,03,600 रुपए। ये मिला के आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में 20 साल में हुई 1,08,53,600 रुपए। ये रही आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट आपकी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदने में। आइए अब बात करते हैं आपकी प्रॉपर्टी से हुए आपको जो फायदे हैं, मतलब आपके जो रिटर्न्स है उसकी। इसमें शामिल है
पहले तो आपकी बढ़ती हुई प्रॉपर्टी के दाम, मतलब जो प्रॉपर्टी आपने खरीदी है उसकी हर साल जो दाम बढ़ती है वो 20 साल में कितनी हुई और हर साल किस रेट से वो दाम बढ़े। साथ में आपको जो रेंट से, किराए से जो आने वाला इनकम है वो हर साल कितना रहा या कितना बढ़ता है या आपकी प्रॉपर्टी पे आपको कितना मिलता है, ये पकड़ के हम ये अंदाजा लगाने की कोशिश करेंगे कि आपकी प्रॉपर्टी की कीमत 20 साल बाद कितनी होगी और आपने 20 साल में कितना रेंट कमाया होगा अप्रॉक्सीमेटली। प्रॉपर्टी के रेट्स अलग अलग शहरों में अलग अलग होते हैं और अलग अलग तेजी से वो हर साल बढ़ते हैं। कहीं वो ग्रोथ कम होती है, कहीं वो ग्रोथ ज्यादा होती है। तो ये पता करना बहुत जरूरी है कि एवरेज हम क्या ले कि हर साल आपकी प्रॉपर्टी का रेट किस स्पीड से बढ़ रहा है। इसके लिए मैं आपको ले चलता हूं इकोनॉमिक टाइम्स में पब्लिश्ड एक रिपोर्ट पे जो एनारॉक कंसल्टेंट्स ने दी है। उस रिपोर्ट के मुताबिक भारत में पिछले 10 सालों में 7 बड़ी बड़ी सिटीज में एवरेज में 38% टोटल रेट्स इंक्रीज हुए प्राइस के। मतलब अगर हम इसे सालाना इंक्रीज के इसमें पकड़े तो ये बनता है 3.25 से 3.5%। मतलब कि इन 7 बड़े बड़े शहरों में पिछले 10 सालों में प्रॉपर्टी के रेट्स एवरेज में 3.25 से 3.5% हर साल बढ़े हैं। अब ये अगर आपको बहुत कम लग रहा है सुनने में तो हम दूसरी रिपोर्ट की तरफ चलते हैं जो कि CEIC डेटा की तरफ से है। ये जो आप ग्राफ देख रहे हैं ये पिछले 10 सालों का ग्राफ है प्रॉपर्टी के रेट की ग्रोथ का, जो किस तरह से कम ज्यादा हुआ है। इस पूरे ग्राफ का एनालिसिस करके जो टोटल ग्रोथ रेट मैंने कैलकुलेट किया है वो है करीबन 5%। 5% का ग्रोथ रेट रहा है प्रॉपर्टी के रेट्स में हर साल। मतलब कि प्रॉपर्टी के रेट्स हर साल 5% से धीरे धीरे बढ़ते चले गए हैं। और अगर हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट की बात करें जो हमारे मूवमेंट ऑफ हाउस प्राइस इंडेक्स बताता है, तो ये बताता है, ये ऑरेंज कलर की जो लाइन आपको दिख रही है ये बताती है कि हर साल प्रॉपर्टी की रेट्स की जो ग्रोथ रही है, मतलब किस तेजी से बढ़े हैं, वो तेजी हम कम होती चली गई है। और इस डेटा को एनालाइज करके जब मैंने टोटल रिटर्न्स पता करने की कोशिश की तो वो आते हैं अप्रोक्सीमेटली 4.5%। मतलब हाउसिंग प्रॉपर्टी के रेट्स 3 अलग अलग रिपोर्ट्स अगर हम कैलकुलेट करें तो एवरेज में 4 से 5% हर साल बढ़े हैं। तो इस रेट को हम लेके चलेंगे अपने कैलकुलेशन में कि प्रॉपर्टी के रेट्स आप जिस किसी भी शहर में रहते हो वहां हर साल 5% बढ़ते चले जाएंगे। अब बात करते हैं प्रॉपर्टी से होने वाले रेंटल इनकम के बारे में। मतलब अगर आपने 50 लाख की प्रॉपर्टी खरीदी है तो उसमें से आपको रेंटल इनकम कितना आ सकता है। जो इंडिया का एवरेज है बड़े बड़े शहरों का वो ये कहता है कि आपको रेंटल इनकम सालाना 2% से 3% के बीच आती है। मतलब अगर आपके 50 लाख की प्रॉपर्टी हो तो आपको सालाना इनकम आएगी 1.25 लाख से 1.5 लाख के बीच टोटल रेंटल इनकम उस प्रॉपर्टी से। तो हम इस एवरेज को लेकर चलते हैं और यहां कैलकुलेट करेंगे कि आपको टोटल रेंटल इनकम कितनी रहेगी और आपकी टोटल प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन कितना होगा। इस एक्सेल शीट में आप देख सकते हैं कि मैंने अप्रिसिएशन इन प्रॉपर्टी 6% के हिसाब से कैलकुलेट की है और आपको जो रेंटल इनकम होगा आपकी प्रॉपर्टी की कीमत पे वो 3% के हिसाब से। तो हर साल आपकी प्रॉपर्टी के रेट 6% से बढ़ते चले जाएंगे, ऐसा कैलकुलेशन मैंने लिया है। जबकि एवरेज ये बताता कि 3 से 5% के बीच बढ़ते हैं, पर कैलकुलेशन के लिए मैंने 1% ज्यादा लिया है ताकि आपको मैक्सिमम दिख सके आपकी प्रॉपर्टी कैसे अप्रिशिएट हो रही है। तो 20 सालों में आपकी प्रॉपर्टी के रेट्स बढ़ते चले जाएंगे, वैसे ही आपको होने वाला रेंटल इनकम भी बढ़ता चला जाएगा और टोटल 20 सालों में ये कीमत हो जाएगी आपकी टोटल प्रॉपर्टी की 1,60,35,677 रुपए। और आपने उस प्रॉपर्टी से कमाया हुआ रेंटल इनकम होगा 59,98,909 रुपए। इस कैलकुलेशन में यह भी जरूरी है कि आपने कितना टैक्स बचाया 20 सालों में ईएमआई भर के। आप जो ईएमआई भर रहे हैं उसके इंटरेस्ट कंपोनेंट पे आपको 2 लाख रुपए तक की छूट मिलती है आपके टैक्स में। इसमें मैंने ये माना है कि आप 30% टैक्स ब्रैकेट में आते हैं और आपको जो टोटल टैक्स सेविंग होगी 20 सालों में वो होगी अप्रोक्सीमेटली 11 लाख रुपए। तो ये भी मैंने इसमें कैलकुलेट किया है। तो कुल मिला के आपका रेंटल इनकम, आपके प्रॉपर्टी का अप्रिसिएशन और आपने जो टैक्स बचाया, इन तीनों को अगर हम जोड़े तो आपकी टोटल इनकम जो हो जाती है, मतलब कि आपने टोटल जो कमाया प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करके, वो हो जाता है 2,31,34,586 रुपए। इस पूरे कैलकुलेशन में मैंने
सेक्शन 80C के अंतर्गत आपको जो प्रिंसिपल अमाउंट भरने पे जो टैक्स का एडवांटेज मिलता है वो नहीं पकड़ा है, क्योंकि मैं इसमें ये मानकर चल रहा हूं कि आपने जो 80C के अंतर्गत जो आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है उसके लिए आपने सारी इन्वेस्टमेंट पहले ही कर दी है और वो ब्रैकेट आपका एग्जॉस्ट हो चुका है। अब हम कैलकुलेट करेंगे कि आपने कितना इन्वेस्ट किया और कितने रिटर्न्स आपको मिले 20 सालों में। तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट रहा 1,06,03,600 रुपए और आपका टोटल अप्रिसिएशन इन वैल्यू पकड़ के, सारा रेंटल इनकम टैक्स बेनिफिट पकड़ के आपको जो बेनिफिट हुआ वो हुआ 2,31,34,586 का। मतलब प्रॉफिट अर्न हुआ आपका 1,25,30,986 रुपए। इसको अगर हम कंपाउंडिंग के हिसाब से पकड़ते हैं 20 साल में, मतलब हर साल आपने आपकी इन्वेस्टेड अमाउंट पे कितना कमाया, कितनी परसेंटेज से कमाया, ये अगर हम देखते हैं तो ये आएगा कैलकुलेशन में 6.2%। मतलब हर साल आपने 6.2% कमाया फाइनल वैल्यू और इन्वेस्टेड वैल्यू के डिफरेंस के हिसाब से। अगर शॉर्ट में इसे समझने की कोशिश करें तो आपके रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ने आपको हर साल 6.2% का रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया 20 सालों तक। अब हम इसे कंपेयर करने की कोशिश करेंगे म्यूचुअल फंड से, और आपने जो सारी इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट में करी है बिल्कुल वैसे ही इन्वेस्टमेंट्स आपने अगर म्यूचुअल फंड्स में की होती तो आपको क्या रिटर्न्स आते, ये हम देखने की कोशिश करेंगे। आपने जो एक साथ लमसम इन्वेस्टमेंट की थी खुद की जेब से रियल एस्टेट में, वो थी 15,50,000 रुपए, और वही हम ये मान के चलते कि वही इन्वेस्टमेंट आपने म्यूचुअल फंड्स में भी शुरुआत में की। उसके बाद आपने ईएमआई जो दिया हर महीने 38,765 रुपयों का, वो आपकी इन्वेस्टमेंट रहेगी हर महीने एसआईपी में म्यूचुअल फंड्स के, ये हम मान के चलते हैं। और 20 साल में आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करेंगे 1,06,03,600 रुपए। अगर हम ये मान के चलते हैं कि कम से कम इन्वेस्टमेंट का रिटर्न आपको जो म्यूचुअल फंड ने दिया इन 20 सालों में वो रहा 8%, सिर्फ 8%, उसके बावजूद आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू हो जाएगी 20 साल बाद 2,94,23,649 रुपए। मतलब आपने जो मुनाफा कमाया वो रहा 1,88,20,49 रुपयों का। म्यूचुअल फंड से आने वाले रिटर्न्स और रियल एस्टेट के आने वाले रिटर्न्स को अगर आप कंपेयर करें तो आपको दिखेगा कि म्यूचुअल फंड से आए आपको 1,88,20,000 रुपए और जबकि रियल एस्टेट से आपको मिले 1,25,30,000 रुपए। इन दोनों रकमों को अगर आप डिफरेंस देखें तो वो है करीब करीब 63 लाख रुपए। तो ये रहा आपका फायदा म्यूचुअल फंड्स में, 63 लाख रुपए आपने ज्यादा कमाए। इस पूरी कैलकुलेशन में हमने अभी तक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्सेस को नहीं पकड़ा है। मतलब कि म्यूचुअल फंड्स पे होने वाले मुनाफे पर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स देना पड़ता है, वैसे ही रियल एस्टेट पर होने वाले मुनाफे पर भी आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स देना पड़ता है। पर रियल एस्टेट में होने वाले मुनाफे पर आपको सेक्शन 54F के अंतर्गत कुछ छूटें मिल सकती है अगर आपने जो रियल एस्टेट से कमाया हुआ मुनाफा है वो दोबारा किसी नई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया तो अभी हम मान के चलते हैं कि आप ऐसा कर रहे हैं और आपको रियल एस्टेट से होने वाले मुनाफे पर कोई भी प्रकार का टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ी, और म्यूचुअल फंड्स पे आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स दे रहे हैं जो कि 20% है। उसके बावजूद अगर आप देखें तो म्यूचुअल फंड्स पे टैक्स भरने के बावजूद भी आपकी म्यूचुअल फंड से होने वाले मुनाफे की रकम आपके रियल एस्टेट से होने वाले मुनाफे से 25 लाख रुपए ज्यादा है 20 सालों में। मतलब कि साल में 1,26,000 रुपए आपने ज्यादा कमाए म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करके। हमने यहां पर सारी चीजें जो एवरेज हैं उस हिसाब से कैलकुलेट की है। म्यूचुअल फंड्स के एवरेज रिटर्न्स, रियल एस्टेट के एवरेज रिटर्न्स, म्यूचुअल फंड से होने वाली जो कमाई है, रियल एस्टेट से होने वाली जो कमाई है, वो सब पकड़ के हमें ये दिखता है आपको म्यूचुअल फंड से मुनाफा होने के ज्यादा चांसेस हैं, और वो कोई छोटा मोटा मुनाफा नहीं, साल का 1 से 1.25 लाख रुपए का मुनाफा आपको इस केस स्टडी में दिख रहा है। दो अलग अलग इन्वेस्टमेंट्स को कंपेयर करते वक्त सिर्फ रिटर्न्स पे ध्यान नहीं दिया जाता, और भी काफी सारी चीजें होती है जिन्हें आपको कंसिडर करना पड़ता है। आइए एक क्विक नजर डालते हैं रियल एस्टेट और म्यूचुअल फंड्स की बाकी पैरामीटर्स पे कंपैरिजन क्या कहती है। अगर रिटर्न्स के मामले में बात करें तो म्यूचुअल फंड्स में हमें मीडियम से हाई रिटर्न्स दिख रहे हैं, जबकि हमें रियल एस्टेट में लो रिटर्न्स मिल रहे हैं। लिक्विडिटी म्यूचुअल फंड में काफी हाई है, मतलब आप अपना पैसा कभी भी निकाल सकते हैं, जितना चाहे उतना निकाल सकते हैं जरूरत के मुताबिक। पर रियल एस्टेट में आप ऐसा नहीं कर सकते। रियल एस्टेट में काफी लो लिक्विडिटी है, रियल एस्टेट बेचने के लिए वक्त लगता है और उसमें से आप थोड़ा सा पैसा नहीं निकाल सकते, आपको पूरा रियल एस्टेट का आपका जो प्रॉपर्टी है वो बेचनी पड़ेगी।
तीसरी चीज है अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। आप म्यूचुअल फंड्स में काफी कम रकम से शुरू कर सकते हैं, जबकि रियल एस्टेट में आपको एक बड़ी रकम लगेगी शुरुआत करने के लिए। ईज ऑफ इन्वेस्टमेंट में भी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना काफी आसान है, मोबाइल ऐप से घर बैठे बैठे शुरुआत कर सकते हैं। रियल एस्टेट में ऐसा नहीं है। रिस्क में अगर हम कंपेयर करें तो रियल एस्टेट में लो रिस्क है, हमेशा रिटर्न्स आपको पॉजिटिव ही मिलेंगे। म्यूचुअल फंड्स में हो सकता है कुछ साल नेगेटिव रिटर्न्स आए, इसलिए हम उसे मीडियम रिस्क कहेंगे, जबकि रियल एस्टेट में लो रिस्क है। और टैक्स में म्यूचुअल फंड्स में काफी कम बेनिफिट्स है, जबकि रियल एस्टेट में काफी सारे बेनिफिट्स हैं। इन सारी चीजों को कंपेयर करने के बाद आप ये देख सकते हैं कि म्यूचुअल फंड्स और रियल एस्टेट में कहां कौन कौन से डिफरेंसेस है। अब अगर बात करें कि कौन सा बेहतर है, ये आप पे निर्भर करता है, आपके इन्वेस्टमेंट गोल पे निर्भर करता है कि आपको कौन सा ज्यादा सूट करता है। अगर आप मेरी बात करें तो मेरे लिए मेरे करंट सिचुएशन में म्यूचुअल फंड्स एक बेहतर इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि इसमें मैं छोटी रकम से रेगुलर इन्वेस्ट कर सकता हूं। इस कंपैरिजन में मैंने ये कोशिश की है कि मैं प्रैक्टिकल रिटर्न्स को ज्यादा महत्व दूं, और प्रैक्टिकल रिटर्न्स अलग अलग सोर्सेस से मैंने जो एक्चुअल रिटर्न्स है वो लेने की कोशिश की है। इस कंपैरिजन में सारे ही जो फिगर्स मैंने लिए हैं वो एवरेज फिगर्स है, अप्रोक्सीमेट फिगर्स है, कोई भी एक्यूरेसी का कोई क्लेम नहीं है कि एक्यूरेट फिगर्स है। पर इससे आपको अंदाजा जरूर आ जाएगा कि आपके लिए कौन सा इन्वेस्टमेंट ज्यादा सही इन्वेस्टमेंट होगा। और इस कंपैरिजन के बाद आपके पास काफी सारी जानकारी है ये निर्णय लेने के लिए कि आपके लिए लॉन्ग टर्म में रियल एस्टेट बेहतर है या म्यूचुअल फंड्स। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।